यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहली यानी 62(1)F का केस लगा हुआ था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए दौरान समाअत कि इलेक्शन का अमल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अगर आज कायदे आजम भी होते तो शायद वो भी नाअहल हो जाते। उनका माफिल ज़मीर यही था कि 62(1)F और 62-63 के इतलाक के बाद शायद कायदे आजम भी नाअहल हो जाते। तो एक तारीख है पाकिस्तान की, कायदे आजम अगर नाअहल हो जाते तो अगर होते तो शायद उन्हें नाअहल होने का इतना दुख ना अफसोस ना होता जितना उन्हें ये अफसोस होता कि वो इलेक्शन लड़ते और इलेक्शन लड़ने के बाद हार जाते। कोई भी पाकिस्तान का जी नफ्स, जी शऊर और कोई भी आम आदमी भी ये तस्वर नहीं कर सकता कि अगर कायदे आजम अभी इस वक्त होते हमारे पाकिस्तान और इलेक्शन लड़ते और वो हार जाते। और याद रहे कि फातिमा जिन्ना साहबा और कायदे आजम साहब यकजान दो कालिब थे। और क्या कोई ये तस्वर कर सकता है कि फातिमा जिन्ना साहबा इलेक्शन लड़ती और हार जाती? ये तारीख है इस मुल्क की कि फातिमा जिन्ना साहबा 1965 का इलेक्शन लड़ती हैं जनरल अयूब खान, सदारती इलेक्शन लड़ती हैं जनरल अयूब खान के मुकाबले में और वो हार जी जाती हैं या हरा दी जाती हैं। ये एक अलग बहस है, मगर सवाल फिर यही है कि फातिमा जिन्ना साहबा अगर नाअहल हो जाती, जिस तरह के आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 62(1)F के तहत, तो शायद उन्हें ये अफसोस ना होता, मगर उन्हें ये अफसोस बहुत ज्यादा हुआ होगा कि वो इलेक्शन लड़ी और वो हार गई या हरा दी गई। और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि ये और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये भी दौरान समाअत आरा दी कि ये तो 62(1)F है जो 1985 में एक मिलिट्री डिक्टेटर ने ये इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो भाई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बात भी दुरुस्त है कि 62(1)F बहुत सख्त किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है और चीफ जस्टिस साहब की बात से डिनाइल नहीं किया जा सकता। मगर 1985 से जब ये इंसर्ट किया गया है एक मार्शल लॉ के दौर में, एक डिक्टेटर ने ये वहाँ आईन पाकिस्तान में से शामिल किया जो आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिक्र भी हुआ। तो ना सिर्फ ये कि उसके बाद की तमाम जमहूरी गैर जमहूरी हुकूमतें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी दम साधे बैठे रहे। और याद रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 बोतल शराब के लिए भी माजी में समोटो लिया। एक शहर की कराची की ट्रैफिक के वास्ते भी समोटो लिया और बड़े बड़े समोटो हुए। और जनाब कराची में एक प्लाजा था उसको डिमोलिश करने के लिए भी समोटो एक्शन लिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका समोटो नहीं ले सकता था कि ये आईने पाकिस्तान में जो आज के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं कि 62(1)F के तहत तो शायद जनाब इस मुश्किल इंतखाबी इलेक्शन के अमल से कायदे आजम भी नाअहल हो जाते। और अगर मिलिट्री डिक्टेटर ने शामिल किया था तो ये तमाम जो मजमुआ है जो आज जेर बहस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, पत्थर पे लकीर है उनकी बात। ये मजमुआ बना है तमाम स्टेक होल्डर्स से, भले वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, भले वो इंस्टीट्यूशंस हों, तमाम लोगों ने मिल करके इससे चश्मपोशी इख्तियार की रखी है। अगर आज मिलिट्री डिक्टेटर को हम अच्छा नहीं समझ रहे और कह रहे हैं उसके दौर में ये इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस ने वो हलफ नहीं लिए पीसीओ के तहत माजी में? तो जनाब देखना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताहयात नाअहली का फैसला गलत करार दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद मेरी दानिस्त में मेरे वो लॉफुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड बल्कि लॉफुल थिंकिंग ऑफ माइंड के तहत वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन फैसलों पर भी देखेगी कि जब पीसीओ के तहत डिक्टेटरशिप में जजेस ने हलफ लिए थे कि उनकी स्टैंडिंग क्या है, और जो समोटो लिए गए 2 बोतल शराब पे उनकी स्टैंडिंग क्या है, और
एक कॉन्विक्टेड शख्स जो नवाज शरीफ साहब कॉन्विक्ट ठहराए गए थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको बाहर भेजा जाता है और कहा जाता है कि ये फैसला नॉट फॉर रिपोर्टेड है, उसकी क्या स्टैंडिंग है? पहले तो फिर कॉन्विक्शन खत्म होनी चाहिए थी, बाद में उन्हें जाना चाहिए था। और क्या ये माजी की चीजें भी देखी जाएंगी और ये देखी जानी चाहिए, और जब तक ये देखी नहीं जाएंगी तो ये मामला तो इसी तरह ही रहेंगे। और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कोई भी मुसलमान तस्वुर भी नहीं कर सकता, उनका माफिल ज़मीर ये था कि कोई भी मुसलमान तस्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अपने किरदार की गवाही दे, या कोई भी शख्स है जो वो अपने किरदार की हलफनामा गवाही कैसे दे सकता है इस्लामी तालीमात के ज़ेर नगी। ये बात भी दुरुस्त है, कोई भी शख्स कैसे दे सकता है अपने किरदार की का हलफनामा और इस्लामी तालीमात के मुताबिक। मगर जो लोग क्रिश्चियन हैं, जो ईसाई हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वो ऐसी एथिकल हाई मॉरल ग्राउंड रखते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ठीक कहा कि कौन मुसलमान ये जुर्रत कर सकता है कि जनाब अपने किरदार की गवाही हल्फन दे। मगर जो ईसाई हैं वहाँ क्या होता है, बिल क्लिंटन जनाब सदर थे अमेरिका के, तो उनके ऊपर एक स्कैंडल सामने आता है, मोनिका लियोन्स्की के साथ उनके ताल्लुकात थे। और याद रहे कि वो ममालिक हैं जहाँ पे न्यूडिटी अलाउ है, बाज जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, यानी आप नंगे कुदरती लिबास में घूम सकते हैं, जहाँ पे आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, वो इलेजिटिमेट नहीं कहलाते, बल्कि आप बच्चे पैदा कर सकते हैं बगैर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट के, यानी शादी के बगैर। वो भी वहां पे काबिल कबूल है। मगर अगर उनके सरबराहान ऐसा करें तो मोनिका लियोन्स्की के साथ मुआशके की जब खबरें आई और उनकी कमीज पे जो वो दाग थे, वो बकौल मोनिका लियोन्स्की वो क्लिंटन के स्पर्म्स के, उसके बाद एक बड़ा एक वबाल इकट्ठा हुआ और इम्पीचमेंट की गई, मुआखजा किया गया दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी का, सदर अमेरिका का। अब उस मुआखजे की फेट क्या थी ये तो एक बात दीगर है, मगर उसका फाइनल फेट ये हुआ कि बिल क्लिंटन का ईरा तमाम हुआ और उसके बाद उसके खानदान को क्या हसीमत उठानी पड़ी। तो जो गैर मुस्लिम हैं वो अपने किरदार के लिए ऐसे जनाब वो केयरफुल हैं कि उनकी कौम ने क्लिंटन का जो पब्लिक परसेप्शन था बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी फैमिली का, उसकी बेगम का, उसकी बेटी का। मगर हमारे यहाँ वाकई ये बात बड़ी अब्स है कि हम कौन ये जुर्रत कर सकता है कि अपने किरदार की हल्फन गवाही दे। मगर क्या कीजिए कि तारीख़ आलम में ऐसी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि एक क्लिंटन और अमेरिकी मुआशरा की भी दी मैंने आपको।